नमस्कार मित्रों, आज हम लोग WTO की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। पहली क्लास में हम लोगों ने विश्व व्यापार संगठन, स्थापना, उद्देश्य, स्थापना वर्ष, महासचिव अध्यक्ष, डायरेक्टर जनरल के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने उसी वीडियो में गैट एवं WTO में क्या अंतर है इसके बारे में जाना था। जिन लोगों ने WTO की पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास देख लें। आज हम लोग WTO के बारे में अन्य चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। WTO की स्थापना के साथ गैट समाप्त हो गया था, लेकिन गैट समझौता जो मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, संशोधित रूप में WTO के साथ बना रहा। अब इसमें क्या क्या समझौते किए गए WTO के साथ उसको जानेंगे। पहला समझौता जो किया गया, ट्रिम्स का मतलब ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स गुड्स। दूसरा समझौता किया गया गेट्स का, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। और तीसरा ट्रिप्स का समझौता किया गया, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बातें कही गई। तो ट्रिम्स क्या है, ट्रिम्स के बारे में जान लेते हैं। ट्रिम्स का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं का व्यापार तथा वस्तुओं के उत्पादन में निवेश से संबंधित अवरोधों को दूर करना है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करना है, जिसका अर्थ है कि सदस्य देशों द्वारा घरेलू निवेशकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भेदभाव नहीं करना चाहिए, अर्थात घरेलू निवेशकों तथा विदेशी निवेशकों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। ट्रिम्स अर्थात कह सकते हैं कि WTO के जितने सदस्य देश हैं वो सब सदस्य देशों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, किसी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। अगला गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। गैट्स के बारे में, विश्व में उत्पादन व रोजगार में सेवाओं का योगदान लगभग 60% है, वहीं सेवाओं का विश्व व्यापार मात्र 20% है। वस्तुओं के व्यापार की ही भांति सेवाओं के व्यापार को भी उदारीकृत बनाने की आवश्यकता है। सेवाओं के अंतर्गत समस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार योग्य सेवाएं शामिल होती हैं। गैट्स में सरकार के अधिकार में निर्धारित सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है, अर्थात गैट में समस्त सेवाओं को शामिल किया जाता है, लेकिन जो सरकारी सेवाएं हैं उनको गैट में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब गैट के अंतर्गत किसका, सेवाओं का व्यापार होगा। अब कौन कौन सी सेवाएं हैं जिनका व्यापार होगा, अभी बताया गया कि सेवाओं का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से 20% है, तो सेवाओं के व्यापार को बढ़ाने के लिए इस समझौते को किया गया है। अब इसमें कौन कौन सी सेवाएं WTO ने शामिल की है, 4 प्रकार की सेवाओं को शामिल किया गया है। पहली, सीमा पारी आपूर्ति, जिसे मोड 1 कहा गया है। इसमें एक देश से अन्य देश में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सीमा पारी आपूर्ति या मोड 1 में रखा गया है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवाएं, BOP जैसी सेवाएं शामिल की गई हैं। दूसरी सेवा क्या है, मोड 2, इसमें विदेशों में उपभोग को शामिल किया गया है। दूसरी सेवा में विदेशों को उपभोग को शामिल किया गया है मोड 2 में। अब विदेशों में उपभोग क्या है इसको जानेंगे। एक देश के उपभोक्ता अथवा उद्यमों द्वारा अन्य देश में उपलब्ध सेवाओं का प्रयोग किया जाना ही क्या कहलाता है, विदेशों में उपभोग। जैसे
कोई भारत से किसी दूसरे देश पर्यटन के उद्देश्य से गया तो उसे क्या कहेंगे, विदेशी उपभोग, क्योंकि वो विदेशी सेवाओं का उपभोग कर रहा है। इससे क्या होगा, सेवाओं का विस्तार होगा और जिसे WTO क्या करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है। अगला 3 नंबर वाणिज्यिक उपभोग, जिसे मोड 3 में रखा गया है। वाणिज्यिक उपभोग क्या है, एक विदेशी कंपनी द्वारा अन्य देश में अपनी शाखाएं स्थापित करना वाणिज्यिक उपभोग कहलाता है। जैसे विदेशी बैंकों द्वारा अन्य देश में शाखाएं खोलना, या योग का प्रचार प्रसार करना, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना और भारतीय दर्शन का प्रचार प्रसार करना। इन सब के माध्यम से इनकम की प्राप्ति होगी और सेवाओं का भी आदान प्रदान होगा। इसलिए इसको किस में रखा जाता है, वाणिज्यिक उपभोग में या मोड 3 में रखा जाता है। अगला प्राकृतिक लोगों की उपस्थित, मोड 4। इसमें क्या है, प्राकृतिक लोगों की उपस्थिति, एक देश के व्यक्तियों द्वारा अन्य देश में अस्थायी अवधि के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आगमन। जैसे भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका कुछ समय के लिए गया और अपनी वहाँ सेवाएं दी कुछ समय, उनसे जो इनकम प्राप्त हुई या उनसे जो सेवा निर्मित हुई उसी को प्राकृतिक लोगों की उपस्थिति या मोड 4 में रखा जाता है। इसमें क्या शामिल किया जाता है, जैसे इसमें शामिल किया जाता है योग विशेषज्ञ द्वारा विदेशों में प्रशिक्षण करना। जैसे बाबा रामदेव जी भारत से अमेरिका गए योग प्रशिक्षण के लिए, तो उसको प्राकृतिक लोगों की उपस्थिति के लिए मोड 4 में रखा जाएगा। इस प्रकार से गैट्स के अंतर्गत 4 प्रकार की सेवाओं का व्यापार होगा। सेवाओं के 4 मार्ग होंगे। पहला मार्ग सीमा पारी आपूर्ति के अंतर्गत आएगा, जिसे मोड 1 कहा जाएगा। दूसरा मार्ग विदेशों में उपभोग, जिसे मोड 2 कहा जाएगा। तीसरा मार्ग वाणिज्यिक उपभोग, जिसे मोड 3 कहा जाएगा। और चौथा मार्ग प्राकृतिक लोगों की उपस्थिति, जिसे मोड 4 कहा जाएगा। अगला समझौता क्या है, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। ट्रिप्स के बारे में जान लेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार का अर्थ मानव मस्तिष्क के सृजनात्मक कार्य से है। मानव मस्तिष्क के सृजनात्मक कार्य से है। किसी विचार का अभिव्यक्त किया जाना ही बौद्धिक संपदा है। यह अधिकारों का एक समुच्चय है जिसे खरीदा, बेचा अथवा पट्टे पर दिया जा सकता है। बौद्धिक संपदाओं को मोटे स्तर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, औद्योगिक संपदा और दूसरा कॉपीराइट। औद्योगिक संपदा क्या है, इसके अलावा भी कई हैं, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, भौगोलिक संकेतक हैं। तो इनको सबको बारी बारी से देख लेते हैं। औद्योगिक संपदा क्या है, इसके अंतर्गत व्यापारिक चिन्हों, औद्योगिक डिजाइनों, पेटेंट, भौगोलिक सूचकों आदि को शामिल किया जाता है। दूसरा कॉपीराइट में इसके अंतर्गत संगीत, कला, साहित्य तथा फोटोग्राफी आदि कार्य शामिल होते हैं। कॉपीराइट क्या है, इसकी परिभाषा, कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है जो किसी कृति, गीत आदि के रचयिता को अपनी रचना के प्रकाशन, प्रसार या प्रतिलिपि तैयार करने के लिए प्राप्त होता है। अर्थात जो गीत, रचना या प्रकाशन कोई करता है उसको कॉपीराइट का अधिकार प्राप्त होता है। अगला ट्रेडमार्क।
ट्रेडमार्क दो अलग अलग चीज़ों जैसे ब्रांड के नाम, सिद्धांत, लोगो और सोर्स की पहचान बताने वाली दूसरी चीज़ों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला भौगोलिक संकेतक या भौगोलिक संकेत। भौगोलिक विशेषताओं के कारण किसी क्षेत्र या इलाके में उत्पन्न होने वाली वस्तु में गुणवत्ता, प्रतिष्ठा आदि के कारण उस वस्तु को पहचान दिलाना ही भौगोलिक संकेतक कहलाता है। किस क्षेत्र में कौन सी वस्तु बहुत अच्छी है, अगर पहचान उसकी गुणवत्ता के कारण उसको मिल रही है उस वस्तु को, तो उसको भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अगला पेटेंट। पेटेंट एक कानूनी एकाधिकार है जो किसी नए उत्पाद के खोजकर्ता को एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। अर्थात पेटेंट जो कोई नई चीज़ का निर्माण या खोज करता है तो उसको निश्चित समय अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट का उद्देश्य खोजकर्ता के लिए एक आकर्षक मौद्रिक प्रतिफल सुनिश्चित करना तथा खोजकर्ता को प्रोत्साहित करते हुए नए मार्गों में पूंजी का प्रभाव सुनिश्चित करना है। पेटेंट है ये। पेटेंट दो प्रकार के होते हैं, प्रक्रिया पेटेंट और उत्पाद पेटेंट। अब भारत में पेटेंट के क्या प्रावधान है इसके बारे में जानेंगे। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में प्रक्रिया व उत्पाद दोनों प्रकार के पेटेंट को सम्मिलित किया गया था। अर्थात भारत में प्रक्रिया और उत्पाद दोनों पेटेंट शामिल हैं। प्रक्रिया का पेटेंट खाद्य पदार्थों, औषधियों तथा कृषि रसायनों के लिए था, जिसकी अवधि 5 वर्ष थी। अर्थात प्रक्रिया पेटेंट की अवधि 5 वर्ष थी। इसके अलावा शेष क्षेत्रों के लिए उत्पाद पेटेंट प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसकी अवधि 14 वर्ष थी। उत्पाद पेटेंट प्रक्रिया की अवधि कितनी बताई गई? 14 वर्ष की अवधि बताई गई। किंतु आगे क्या हुआ? WTO प्रणाली में पेटेंट का केवल एक ही स्वरूप मान्य है। अर्थात प्रक्रिया पेटेंट और उत्पाद पेटेंट दोनों का एक ही स्वरूप मान्य है, जिसको क्या कहा जाता है? उत्पाद पेटेंट कहा जाता है। WTO द्वारा सिर्फ उत्पाद पेटेंट को मान्यता मिली हुई है। WTO के उत्पाद पेटेंट की प्रणाली में सभी क्षेत्रों के लिए 20 वर्षों की एक समान अवधि लागू होती है। 20 वर्षों की समान अवधि होने के पश्चात वह उत्पाद लोक अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात WTO में जो पेटेंट का समय है वह 20 वर्ष है और WTO में सिर्फ उत्पाद पेटेंट लागू है, प्रक्रिया पेटेंट लागू नहीं है। यह एक आलोचना की जा सकती है WTO की। आगे WTO द्वारा कृषि के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को आगे WTO द्वारा कौन कौन सी सब्सिडी दी जा रही है, कृषि के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो WTO द्वारा कृषि के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को उनके प्रकृति व प्रभाव के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी WTO द्वारा सब्सिडी दी जाती है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है पहला। क्या है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी से अभिप्राय ऐसी सब्सिडी से है जो व्यापार को विकृत नहीं करती है। व्यापार को विकृत नहीं करती है। यह सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी है, किंतु जो उत्पादों की कीमतों में कमी नहीं लाती है। अतः अन्य सदस्य देशों द्वारा इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है? ग्रीन सब्सिडी के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, अनुसंधान व विकास, किसानों को सूचना तथा ज्ञान प्रदान करना, भूमि संरक्षण, रोगों की रोकथाम, खाद्य सुरक्षा। अर्थात यह ऐसी सब्सिडी है जो किसी एक उत्पाद पर लक्षित नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण कृषक समूह के कल्याण पर लक्षित होती है। मतलब यह सब्सिडी, ग्रीन सब्सिडी, पूरे समाज के कल्याण के लिए दी जाती है।
ये पूछ लेता है ग्रीन सब्सिडी का संबंध किससे है, तो ग्रीन सब्सिडी का संबंध WTO से है। अगला, अंबर सब्सिडी या अंबर बॉक्स क्या है? अंबर बॉक्स यह एक ऐसी सब्सिडी है जिसे व्यापार विकृत करने योग्य माना जाता है। यह सुनिश्चित बाजार कीमत सहायता है। यह सब्सिडी उत्पादकों को सीधे उनके आगतों तथा निर्यातों के लिए प्रदान की जाती है। यदि ये सब्सिडी सीमा से अधिक हो जाए तो इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। भारत में वसूली कीमत, अब इसमें कौन कौन सी सब्सिडी शामिल है? वसूली कीमत, उर्वरक, बिजली, सिंचाई, खाद, उर्वरक खाद आदि सब्सिडी इसमें शामिल हैं। ये सब्सिडी डी मिनिमिस सब्सिडी के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से हम लोगों ने दो सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स या ग्रीन सब्सिडी और अंबर बॉक्स या अंबर सब्सिडी के बारे में जाना। अगली सब्सिडी कौन सी है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी को प्रोडक्ट लिमिट सब्सिडी भी कहा जाता है। प्रोडक्ट लिमिट सब्सिडी। अब क्या है ब्लू बॉक्स? ब्लू बॉक्स सब्सिडी ऐसे प्रत्यक्ष भुगतान हैं जो किसी उत्पाद के उत्पादन को सीमित रखने के उद्देश्य से किए जाते हैं। ये प्रत्यक्ष भुगतान उत्पादन के क्षेत्र अथवा उत्पादन की मात्रा के आधार पर दिए जाते हैं। ये सब्सिडी व्यापार को विकृत करती हैं, अतः कार्यवाही योग्य हैं तथा डी मिनिमिस के अंतर्गत आती हैं। अब जानते हैं डी मिनिमिस सब्सिडी क्या है। डी मिनिमिस सब्सिडी विकसित देश कृषि उत्पाद के मूल्य के 5% तथा विकासशील देश 10% तक सहायता दे सकते हैं। सिंपल डी मिनिमिस सब्सिडी क्या है? ऐसी सब्सिडी जिसमें कृषि उत्पाद को विकसित देश 10% और विकासशील देश 5%। सॉरी उल्टा हो गया। डी मिनिमिस सब्सिडी ऐसी सब्सिडी जिसमें कृषि उत्पादों पर सब्सिडी दी जाती है और जिसमें विकासशील देश 10% सब्सिडी देते हैं और विकसित देशों द्वारा उसी वस्तु पर 5% सब्सिडी दी जाती है। ऐसी सब्सिडी को डी मिनिमिस सब्सिडी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों।